अब मैं अब एक बार छोटा देखिए, भारत के सभी के दिलों में पूर्वांचल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के दिलों में राज करने वाले यशस्वी हमारे सांसद और प्रत्याशी अनिल, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी अब आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए, जोरदार भाई साहब, जोरदार जोरदार तक। अध्यक्ष, अरे आइए आइए, हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत, एक स्वागत जिला अध्यक्ष भैया करा हमारे पूर्वांचल मोर्चा, आप लोगों का हो गया बहुत है। पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष का स्वागत। संजय जी आ जाओ, आ जाओ, संजीव झा जी आ जाइए, नवनीता गुड़िया जी आ जाइए। 2 मिनट या 2 मिनट में निपटा रहा हूँ, 2 मिनट आ जाओ, जल्दी करो भाई। शिव पूजन जी महाराज हमारे बीच आए हुए हैं, इनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों को मिलता रहता है। ये बुला देंगे, आप आएंगे, आपका एक शिव पूजन जी महाराज हमारे भैया को बुके देना चाहते हैं। बस हो गया, समय की मर्यादा है। तो आइए भैया, आप आ जाओ। सब 1 मिनट, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग जरा मर्यादा थोड़ा सा। मेरा निवेदन है, जो लोग भी मंच पर है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मेरी दिल से इच्छा है कि हम सारे लोगों को मंच पर बुला लूं, लेकिन मंच का व्यवस्था देखिए, जगह कम है। लेकिन आपके सांसद के दिल में ये स्थान है कि आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। लेकिन हमारा आग्रह है कि जो मंच पर लोग हैं, उन लोगों से भी मेरा आग्रह है कि कृपया आगे की पंक्ति में, और जो लोग कुर्सी के मूड़ा पर बैठे हैं, वो भी, उनसे भी निवेदन है, आप लोग पूर्वांचल के जो भी पदाधिकारी हैं, मेरा आग्रह है कि आप लोग पीछे चले जाइए और मूड़ा से माननीय आप बगल में बैठ जाइए। व्यवस्था को आप लोग मत बिगाड़िए। और मेरा आग्रह है कि कोई भी आदमी अब यहाँ, क्योंकि मीडिया के लोग हैं, ये देख रहे हैं कि आप कितने अनुशासित और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ और अपने मीडिया प्रमुख जी से कि कोई अब आए, इस रो में नहीं आएंगे। मैं निवेदन करता हूँ बलराम जी, अब हम सारे लोग अपने अनुशासन का परिचय देंगे। एक बार अपने सांसद से, आपके बीच के रहने वाले हैं, आपके घर के रहने वाले हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों से अपने लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का स्वागत कीजिए। तब मैं मंच पे बुलाऊंगा, तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। आप लोग पूर्वांचल के लोग हैं और पूरे देश में पूर्वांचल के लिए श्री मनोज तिवारी जी काम करते हैं और प्रचार करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाइए, आप लोग दोनों हाथ उठाकर, और एक बार दोनों हाथ उठा के अपने लोकप्रिय सांसद के स्वागत में आप लोग जब तक हाथ नहीं गिराएंगे, जब तक माननीय मनोज तिवारी जी यहाँ नहीं आएंगे, मैं आमंत्रित करता हूँ आपके लोकप्रिय सांसद और देश भर में घूम के पार्टी का काम करने वाले श्री मनोज तिवारी जी। एक बार हमरे संगे भी मुट्ठी बांध के बोलल जाओ, भारत माता की, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, खट्टर साहेब, बीजेपी, पूर्वांचल मोर्चा। मेरे भाई बहन, आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे देश के एक ऐसे नेता जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जब 5 साल काम किया, तो हरियाणा में जब ये चलता था कि दोबारा किसी की सरकार लगातार नहीं बनी, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, दोबारा सरकार बनाया। ऐसे हमारे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी आज हम लोगों के बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं और इनके स्वागत के लिए पूर्वांचल मोर्चा ने ही एक कार्यक्रम रखा है।
इसीलिए आप सब लोगों को लगता होगा कि आज पूर्वांचल मोर्चा के लोगों का आप सबको लगता होगा कि पूर्वांचल मोर्चा के लोग ज्यादा स्वागत कर रहे हैं। तो एकर मतलब इतने बा कि इन लोगन के कार्यक्रम के आयोजक पूर्वांचल मोर्चा बाटे, उनका खातिर ताली बजे के चाहिए। और यहाँ मंच पे जिला की अध्यक्ष पूनम चौहान जी, लोकसभा में विस्तारक बन के आए गणेश जोशी जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा नीरज तिवारी जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी गोपाल झा जी, हमारे जिला के महामंत्री गुलाब सिंह राठौर जी, निगम पार्षद भी हैं, निगम पार्षद अनिल त्यागी जी, विधानसभा के संयोजक दीपक त्यागी जी, पूर्वांचल मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिल झा जी, निगम पार्षद संजय त्यागी जी, प्रदेश कार्यालय मंत्री भाजपा ब्रजेश राय जी, सचिन मावी जी, सुरेंद्र साहू जी, कल्पना झा जी, बलराम झा जी, राजेश शुक्ला जी जो हमारे प्रवासी हैं, वो विधायक भी रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के विधायक हैं, प्रवेश शर्मा जी, दिनेश त्यागी जी मंडल अध्यक्ष, सुरेश केन जी मंडल अध्यक्ष, जटाशंकर गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष, किशन पाल सिंह मंडल अध्यक्ष, चंदर धवन जी मंडल अध्यक्ष और पूर्व निगम पार्षद रेखा सिन्हा जी, रेखा रावत जी, सुषमा मिश्रा जी। और एक संगे संगे पूर्वांचल मोर्चा के जितने मंडल अध्यक्ष आज यहाँ बैठे हैं, उनको भी मैं ध्यान करना चाहता हूं। और सभी लोगों के साथ मैं आप सबकी तरफ से भी देश के एक ऐसे नेता का जो देश के लिए सर्वस्व दिए हुए हैं, एक ऐसे नेता सामने भी मैं कई लोगों को देख रहा हूं। इसमें प्रवीण राणा जी भी हैं जो अभी 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और आज भी इस मंच पे कई लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़ करके आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के सामने बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे बलराम झा जी ने राजू सिंह जो मंडल महामंत्री है, उमेश सिंह जो मंडल के महामंत्री है, इनका भी नाम दिया। ज्वाइन करने वाले लोग तैयार हैं थोड़ी देर में। और हमारे विनोद मुदगल जी भी सामने दिख रहे हैं। ये भी हमारे साथी, थोड़े समय से चले गए थे दूसरी पार्टी में, वो भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत कर दो। मेरे भैया मेरी बहनें, आप मनोहर लाल खट्टर जी वही मनोहर लाल खट्टर जी है। उनको तो आप जानते हैं कि उन्होंने हरियाणा में इतिहास रचा। चाहे वो बहनों की शक्ति संवर्धन की बात हो और चाहे फिर दोबारा सरकार बनाने की बात हो। और वो मनोहर लाल खट्टर जी का एक और परिचय है। दूसरा परिचय ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी 1996 से 2000 तक आप और नरेंद्र मोदी जी एक ही साथ संगठन में काम करते थे। जब ये हमारे बड़े भैया मनोहर लाल खट्टर जी जब संगठन मंत्री होते थे हरियाणा के, और नरेंद्र मोदी जी उत्तर क्षेत्र के संगठन के कार्य देखते थे, तब से नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी एक साथ इस देश को चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए काम कर रहे थे। अब आज वो हमारे बीच में आए हैं
तो हमको तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, और वैसे भी मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ करके आपसे कहूंगा कि 25 मई का चुनाव है। चुनाव में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हैं और दूसरी तरफ 25-26 पार्टियां हैं, लेकिन किसी में ये कहने की ताकत नहीं है कि उनका कैंडिडेट ये होगा। विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य है कि वो किसी तरह नरेंद्र मोदी जी को उनको हरा दे, किसी तरह उसको उनको हटा दे। उनका उद्देश्य देश को सजाना नहीं है। उनका उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ है कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सैनिकों का मान बढ़ाया, जिन्होंने देश के गरीबों के घर घर तक इज्जत घर बनवाया, जिसने देश के गरीबों के लिए गैस कनेक्शन पहुंचाया, जिसने इस देश के 48 करोड़ लोगों को पहली बार बैंक से जोड़ा, जिसने 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया, जिसने इस देश के किसानों के अकाउंट में पैसे भिजवाए, लगातार भिजवा रहे हैं, जिस नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि 55 आगे 5 साल तक किसी को भी राशन के लिए कार्ड पे पैसा देने की जरूरत नहीं है, उस नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन बने हुए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के दुश्मन हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपराधियों के दुश्मन हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश में कोई बहन बेटियों को बुरी नजर से देखता है तो उसके लिए पॉक्सो कानून बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। अब इतनी ताकत, इतनी परिचय के बाद आप सबसे प्रार्थना है, गली गली में जाइए, प्रत्याशियों का भी ध्यान कर लीजिए। एक प्रत्याशी आपका मनोज तिवारी है, जो जब आपसे मिलता होगा, अगर आप गुस्साए भी रहते होंगे तो मनोजवा जब हंस देते हो तो सबकर गुस्सा खत्म हो जाता। एक आपका मनोज तिवारी है, जो आपके लिए बुराड़ी में जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अब बुराड़ी से मेट्रो लाइन बिछाने में सफल हुआ है। कभी कभी मन करे तो ताली बजा करके स्वागत कर देना मेरे भैया, गली गली तक पहुंचा देना। एक आपका मनोज तिवारी है, जो यही 100 फुट्टा रोड है। 2014 में जब मैं सांसद बना था तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को गाड़ी में बैठा के 100 फुट्टा रोड पे लाया था, इसकी स्थिति दिखाई थी और उसके बाद 100 फुट्टा रोड बना था। आज हमें फिर से अफसोस हो रहा है कि जिस 100 फुट्टे रोड को निर्बाध गति से बहना चाहिए था, उस 100 फुट्टे रोड को खोद के रख दिया गया है। उस 100 फुट्टे रोड को ऐसा भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया गया है कि पता नहीं सीवर डल रहा है कि सीवर में पता नहीं कुछ और डल रहा है, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। बहन बेटियां, माता पिता जो भी जा रहे हैं वो कितने तकलीफ से गुजर रहे हैं। तब मेरे भाई बहन याद रखना, ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। कौन कौन लोग हैं यहाँ जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने। और यही नहीं, वहाँ जो दीवार पे खड़े हैं वो भी कह रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं। लेकिन ये याद रखने के लिए, ये भी याद रखना है प्रत्याशी कौन कौन है। एक मनोज तिवारी है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका परिचय पूछिएगा तो उनके परिचय में सिर्फ 3 लाइन आएगा। पहला लाइन आएगा
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, वैसे तो आम आदमी पार्टी यहां लड़ नहीं रही है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका एक ही परिचय है कि वो नारा लगाते हैं। चर्चित तो बहुत है, लेकिन चर्चा किस बात की है कि उनका नारा है भारत तेरे। आपको मालूम है ना, उनका एक और नारा है। जब संसद पे हमला हुआ, जब संसद के हमले पर एक अफजल गुरु नाम का आतंकवादी उसने संसद पे हमला कराया और उसमें 13 जवान 13 कर्मचारी मारे गए, तब उन्होंने नारा लगाया था कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कितने आतंकवादी मारोगे, हर घर से आतंकवादी निकलेगा। अगर ऐसी सोच के लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी बना रही है तो मैं समझता हूं कांग्रेस भी दिवालिया हो चुकी है। वैसे ही दिल्ली से कांग्रेस खत्म है। अब कांग्रेस की जो स्थिति है, आज कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोग, मैं आदरणीय अपने बड़े भैया मनोहरलाल खट्टर जी को बताना चाहूंगा कि जब से प्रत्याशी आए, कांग्रेस का अध्यक्ष ही इस्तीफा देके चला गया। कांग्रेस के आधी से ज्यादा टीम चली गई और जो बची हुई है वो जब 25 मई आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कराने के लिए निकलेगी। हमने इतने समय में, मेरे भाई बहन, आप सब याद रखिएगा, 25 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है। ये बात को भूलना नहीं है, वरना अगर इस बात को भूल जाएंगे तो घरों में साफ पानी नहीं आ रहा है तो किसी को लगेगा मनोज तिवारी तो दोषी नहीं। अगर किसी की गली टूटी है, किसी का नाला जाम है, तो उसको ऐसा भी लग सकता है मनोज तिवारी तो दोषी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि सांसद का काम, हमारा तो पैसा भी गली नाली में नहीं लग सकता है, वरना अगर हम 4200 करोड़ रुपया लगा के मेट्रो बना सकते हैं तो हम 2000 करोड़ लगा करके दिल्ली की हर गलियां बना देते, हर नाले बना देते, हर फ्लड के नाले बना देते। तो मेरे भाई बहन, मैं इसी प्रार्थना के साथ, जो तकलीफें बुराड़ी को दी जा रही हैं, एक और बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहां साजिशों का दौर चल रहा है। एक दिन ये जो प्रवीण राणा, ये जो आम आदमी पार्टी से मंडल के अध्यक्ष थे, इन्होंने ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? एक दिन केशव नगर के घर टूटने लगे। मुझे पता चला, मैं जैसे पता चला रात में पहुंचा और मेरे पहुंचने तक 10-12 घर तोड़ भी दिए गए थे। लेकिन उसके पहले वहां हमारे भाजपा के कई कार्यकर्ता भी संघर्ष कर रहे थे और ये भी संघर्ष कर रहे थे, प्रवीण राणा, और इनको पुलिस ने डिटेन कर लिया था। इन्होंने मेरे पास खबर भिजवाया, मैं तो घर बचाने के लिए लड़ रहा था। मैंने उस दिन पुलिस को फोन किया कि घर तोड़ने से बचाने वाले को डिटेन नहीं करना है, बल्कि उसको छोड़ो, वो जा करके जनता की लड़ाई लड़े, क्योंकि हम घर तोड़ने वाले नहीं, हम घर को बचाने वाले लोग हैं। और अपने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके खट्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि मैंने आधी रात को गया और मैंने जब एलजी महोदय को सूचना दी तो केशव नगर के साथ जो साजिश हुई वो पता भी चल गया और केशव नगर को पीएम उदय योजना में सारे अधिकार जो मिले हैं वो भी मिलने के लिए सारी बातें हो। एक और कुसक गांव था, वहां भी मुझे जाना पड़ा। वहां भी पता चला घर तोड़ने वाले हैं लोग। बीजेपी तो घर बनाती है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने घर बन चुके हैं? 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा घर
बेघर को बना करके दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना। और आज एक और साजिश हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मेरी आरडब्ल्यूए से मीटिंग हुई। उन लोगों ने कहा कि मीटर नहीं लगने दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि मीटर लगाना है तो डीडीए का एनओसी चाहिए। मैंने एलजी महोदय से बात की, मैंने डीडीए के वीसी से बात की। उन्होंने कहा हमने तो ऐसा कोई नियम ही नहीं बनाया। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ जो नई कॉलोनी कटने वाली है उन कॉलोनियों को नई कॉलोनी काटने से पहले हम उनको सीवर की व्यवस्था देना चाहते हैं, हम उनको चौड़ी सड़कें देना चाहते हैं, हम उनके यहाँ पानी का कनेक्शन देना चाहते हैं ताकि वहां रहने वाले लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाया जा सके, खेल का मैदान बनाया जा सके। और हमारा सपना है कि बुराड़ी को ग्रेटर नोएडा जैसा बनाया जा सके मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई बहन, आपको मैं आज भी बोलता हूं, आज भी मेरी डीडीए से बात हुई और कल ये जो टाटा पावर है इन लोगों को कॉल किया गया है वीसी के ऑफिस में। कल इन लोगों को बुलाया गया है कि वो कौन लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि हमें एनओसी की आवश्यकता है। डीडीए पीएम उदय योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी कॉलोनी में कोई भी एनओसी की बात नहीं करती है। हमें परसों दिन एक पेपर भेजा गया, हमारे विनोद मुद्गल जी ने भेजा। विनोद मुद्गल जी, आप तो भाजपा में हो। उस नोटिफिकेशन में 3 नंबर का कॉलम पढ़ना। 3 नंबर कॉलम में स्पष्ट लिखा है कि अगर टाटा पावर को ये लगता है कि ये कॉलोनी पीएम उदय योजना में नहीं है, इफ देयर इज अ डाउट, तब आप डीडीए को पूछेंगे। और पीएम उदय योजना की तो लिस्ट है ना भैया, आप सबके पास होगी। मैं आप सबसे, अपने सभी मंडल अध्यक्षों से कहूंगा, अपने सभी पार्षदों से कहूंगा, इस तरह की साजिशों को बेनकाब करना है। और अगर कोई ऐसी बात कहता है, आप एक उसका वीडियो बनाइए, मनोज तिवारी वहां पहुंच करके बात करेगा। किसी को इस तरह के साजिश में आने की आवश्यकता नहीं है। जो घर बन चुका है, जहां लोग रह रहे हैं, वहां तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि मीटर लगाना अनिवार्य आवश्यकता में आता है। इसलिए मेरे बुराड़ी के भाई बहन, जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने आए हैं, वो बड़े साजिश करने वाले लोग हैं। इनकी साजिशों से हमें बचना है। और मनोज तिवारी आपसे यही प्रार्थना करता है कि 25 मई को कमल का बटन दबाकर कोई अपने छोटे भाई को, कोई अपने बड़े भाई को, मनोज को विजयी बना के नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकलिए। यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है। हमें पता है आप खट्टर साहब को सुनने के लिए बहुत बेचैन हैं। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी एक दिन हमको बुलाए थे अपने क्षेत्र में। एक दिन छठ आया था। मेरे बुराड़ी के भाई बहन, ये दिल्ली की सरकार आपको जमुना जी पे छठ नहीं करने देती है। ये मनोहर लाल खट्टर जी है जो छठ के लिए जमुना जी पे स्पेशल व्यवस्था करते हैं और मनोज तिवारी को हेलीकॉप्टर से बुला के वहां पे बुलाते हैं और गाना गाने का भी मौका देते हैं। मैं गया था इनसे। और यही नहीं, आपको याद होगा इस बार छठ में मैं देर से पहुंचा था तो मैं तो भैया के ही पास था और मुझे बुलाए और सूर्यास्त होने के पहले मुझे बुराड़ी के पास हेलीकॉप्टर से छोड़ के गए थे हमारे खट्टर भैया। ऐसे छठी माई के भक्त को एक बार दोनों हाथ उठा के कहिएगा, छठी मैया, छठी मैया। ऐसे मनोहर लाल खट्टर जी के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं, आप इस देश की ऐसी सेवा करें, ऐसी सेवा करें
कि आपके जैसा कोमल हृदय का व्यक्ति, मैं तो जब आपके सामने कह रहा हूं कि हमें बुराड़ी को ग्रेटर नोएडा जैसा बनाना है, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे बड़े भाई का आशीर्वाद भी रहेगा। और जब कभी कभी बात पहुंचानी होगी मोदी जी के पास, तो थोड़ा हम भी सहायता ले लेंगे। तो इस बात पे थोड़ा तेज ताली मारो तुम लोग, ताकि ये वादा ले रहे हैं ना कि जब जब जरूरत पड़ेगी थोड़ा संदेश पठा देना, बुराड़ी की कुछ समस्याओं को जब जब हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के पास तक पहुंचा देना मेरे खट्टर भैया। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वारी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो लोग हमारे आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों को मैं चाहता हूं खट्टर भैया के बोलने से पहले उनको यहाँ पे बुला लूं और वो यहाँ पे आ जाए। वो हमारे साथी हैं जो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे, मंच के पास आ जाएंगे। सबसे पहले पूर्व में निगम पार्षद रहे श्री अमन राम मूर्ति त्यागी जी, आप और श्री विकास वत्स जी जो प्रदेश सचिव है कांग्रेस में, आप दोनों यहां आ जाइए। अरविंद राणा जी, आप भी यहां आ जाइए। आप एक तरफ खड़े हो जाएं, अभी आपको सर ज्वाइन कराएंगे। पूनम जी, आप पट्टे का व्यवस्था करिए। जय प्रकाश जी, सुधीर जी, जोगिंदर जी, राजपाल राणा जी, जयराम जी और कृष्णा जी, आप सभी मंच पे आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कंवल राज जी और राजकुमार जी, आप भी आ जाएं। और मैं भैया से प्रार्थना करूंगा कि एक बार खड़े होकर के आप लोगों के ज्वाइनिंग को सफल बना दें। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति में पूनम चौहान जी, आप इन लोगों को पटका पहना करके पार्टी ज्वाइन कराएं। हमें पूरा विश्वास है आप दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए हमारे सभी इन साथियों का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान करते हैं और विश्वास भी दिलाते हैं कि आपका हम स्वागत भी कर रहे हैं और सम्मान भी करेंगे। कुक्कू त्यागी जी, आप कहाँ हैं? आप भी आज आने दो, आने दो, आने। अरविंद राणा जी, अरविंद राणा जी और कुक्कू त्यागी जी, आ जाओ भैया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमें याद रहेगा कि आप मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के समय यहाँ पे आए हैं। आप सबका एक साथ खड़े हो जाइए, एक फोटो हो जाए। प्रधान जी आइए, प्रधान जी एक लाइन से एक फोटो हो जाए। देखिए हमारी जिलाध्यक्ष आपको स्वागत कर रही है। पीछे भैया थोड़ा सा साइड ऐसे खड़े हो जाए कि बीच में मनोहर लाल खट्टर जी हो और एक कोई ऐसी फोटो खींचना, मुझे मत किनारे रख देना, मुझे भी अंदर ही रखना। नहीं, हम सही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा मंच कमजोर है। आप हो जाइए व्यवस्थित और मैं बलराम जी को कहूंगा कि अब हमारे मुख्य अतिथि को बुलाएं, हम सभी उनको सुनेंगे। बहुत धन्यवाद भैया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मनोज तिवारी। अब
6 बजे से कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय, हम लोगों के चहेते, हम लोग जिनका इंतजार कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। बहुत बहुत बुराड़ीवासियों, कहा चलवा सब ठीक ठाक बा। आज की सभा में मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही पुराने साथी, विश्व प्रसिद्ध कलाकार भाई मनोज तिवारी जी, जो वर्तमान सांसद भी हैं और इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुझे लगता है भैया ये माइक ठीक है, इससे आप बोलो। उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से आप पहले सांसद भी हैं और दोबारा से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे हमारे भाई मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष। अब मैं बहन कहने की बजाय इनको अपनी भतीजी कहूंगा। पूनम चौहान, इनके पिताजी हरीश जी चौहान, क्योंकि ये करनाल की बेटी है। हरीश चौहान हमारे बहुत एक पुराने साथी थे, अब स्वर्गीय हो गए। उस समय ये छोटी बच्ची थी। आज मुझे सुनकर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष बनी है। मैं बहुत ही इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ के पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री नीरज तिवारी जी, निगम पार्षद श्री अनिल त्यागी जी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड से हमारे गणेश जोशी जी, जब मैं उत्तराखंड गया था उस समय भी आपसे मिलना हुआ था। भाई संजय त्यागी जी निगम पार्षद हैं, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, मंच पर विराजमान अन्य सभी नेतागण, सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और हमारे पत्रकार छायाकार मित्र बहुत से ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो मुझे हरियाणा में भी मिलते हैं, दिल्ली में भी आने पर मिलते हैं। ऐसे बहुत पुराने साथी यहां दिख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भाई मनोज तिवारी जी ने लगभग सारा विषय आपके सामने रखा है। अब ये यहां प्रत्याशी बने हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं भी करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी हूं और संयोग से दोनों की परीक्षा का दिन, या ये कहें कि मतदान की तिथि 25 मई को एक ही दिन है। अब मुझे इनका एक एहसान चुकाना था। पानीपत में हमने छठ मैया का एक बड़ा कार्यक्रम सूर्य पूजा के दिन रखा हुआ था। मेरे एक संदेश पर मनोज भैया तुरंत पानीपत आ गए और उन्होंने वो रंग जमाया कि वहां की जनता भूत हो गई। और उसी दिन मैंने मनोज भैया कहा कि आप एक संकेत कर देना, जब आप कहेंगे मुझे अपने कार्यक्रम छोड़ने पड़ेंगे तब भी मैं छोड़ के आऊंगा। आज मेरी 2 पदयात्रा नहीं, वाहन की यात्राएं, हम रथ यात्रा निकाल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र बड़ा लंबा, लगभग 900 गांव है उस लोकसभा क्षेत्र में। तो आज 80 किलोमीटर की ऐसी एक रथ यात्रा थी। सायंकाल के कुछ कार्यक्रम छोड़ करके ठीक 6 बजे मैं करनाल से चला हूं और आपके बीच में आया हूं। अभी तुरंत यहां से वापस पानीपत भी जाना है। कल सुबह के कार्यक्रम पानीपत के लगे हुए हैं। लेकिन मेरा भाई मनोज तिवारी, जिनको हमें दोबारा से
जैसे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसे मनोज भैया को भी तीसरी बार हमको सांसद बनाना है। तो इनके सांसद बनने में अगर हमारा इतना सहयोग होता है तो मैं धन्य हो गया हूं कि मुझे यहां आकर के आनंद मिला है। भाइयों बहनों, आखिर ये चुनाव हो रहा देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 85-90 करोड़ की संख्या इसमें अपने चुनाव का उपयोग करती है और 542 सीटों में से अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। हर सीट पर अपना अपना अलग अलग वातावरण होता है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है तो हम हरियाणा की बात अलग से करते हैं, लेकिन यहाँ शहरी क्षेत्र है, यहाँ बातचीत अलग होती है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको दोबारा से सरकार बनानी चाहिए। तो आखिर क्यों बनानी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम कांग्रेस के 55-60 साल के कामों से भारी पड़ते हैं, भारी पड़ते हैं। मोदी जी ने कांग्रेस की खड़ी हुई वो समस्याएं जिनका निदान किया है, एक एक गिनने लायक हैं। हम जम्मू कश्मीर को जानते हैं। जम्मू कश्मीर जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो बाकी सब प्रांतों की तरह एक प्रांत का गठन तो हो गया, लेकिन भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर नहीं बनने दिया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी ने संविधान में एक फांचर अड़ा दी। फांचर हरियाणवी में शब्द है, पता नहीं आप समझते कि नहीं। एक छोटा सा एक अड़चन डाल दी कि देश का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा जब तक वहां के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात दिल्ली की सरकार, देश की सरकार वो छोटी बन गई और जम्मू की सरकार बड़ी हो गई। क्या कभी सुना है किसी प्रदेश की सरकार बड़ी होगी और केंद्र की सरकार छोटी होगी? सुना कभी? इस प्रकार का एक अभिशाप जिसको झेल रहे थे वो थी धारा 370। नेहरू जी ने लागू किया उसको। हमने बहुत आवाज उठाई। इतने साल आवाज उठाने के बाद कांग्रेस के लोग हमको डराते रहे कि 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की जोड़ी ने एक दिन एक लाइन में लिखा, धारा 370 समाप्त, निष्प्रभावी। किसी को खरोच आई? कोई खरोच आई किसी को? नहीं आई। और आज जम्मू कश्मीर भी वैसा ही प्रांत है जैसे हरियाणा प्रांत है, जैसे दिल्ली प्रांत। दिल्ली तो फिर भी अलग उस प्रकार का प्रांत नहीं है, लेकिन हरियाणा है, हमारा राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ऐसा ही अब जम्मू कश्मीर हो गया। वरना जम्मू कश्मीर के 370 के कारण से पाकिस्तान में भी हमेशा घुर्की देता रहता था। आज हटने के बाद लोगों की मानसिकता हो गई है, और खासकर हरियाणा के लोग, क्योंकि हरियाणा के बहुत वीर जवान सेना में जाके शहीद होते थे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर। उनका तो कहना है अभी तो 370 हटी है, पीओके को वापस लेकर के जम्मू कश्मीर में भारत में मिलाएंगे, ये संकल्प लिया है। ये संकल्प लिया देश को मजबूत बनाने के लिए। या तो सरदार पटेल ने देश को अखंड किया था, सब रियासतों को मिलाया था। अब यहाँ जो अलगाववाद के स्वर थे, जिस अलगाववाद के बाद आपके यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी जिसका नाम लिया जा रहा है कन्हैया लाल, क्या टुकड़े टुकड़े गए हैं, वो कंस है, कहीं नहीं यानी वो कंस है। यानी जिस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, देश को तोड़ते थे। कैसे? नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, चाहे नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, असम हो, देश से अलग होने की बात करते थे। वहां कोई चले जाते थे हम जैसे लोग, तो वो कहते थे यू इंडियंस, अपने आप को इंडियन नहीं कहते थे। लेकिन मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सैकड़ों बार जाकर के लोगों को समझा करके उनके मन में देशभक्ति का भाव भरा। आज आधे से ज्यादा प्रांत है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आधे से ज्यादा प्रांत आज वो देश के साथ जुड़ गए हैं। देश के बीचों बीच गलियारा, आप लोग तो खुद जानते होंगे, क्योंकि जो उत्तर पूर्व के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, जो गलियारा बिहार से लेके छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक तक, नक्सलवाद का गलियारा। कितने नक्सली वहां लोग थे। उस नक्सलवाद गलियारे के कारण से कभी लगता था कि ऐसा ना हो कि देश दो हिस्सों में बट जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, देश की नीतियां, उस नक्सलवाद को समाप्त किया। उनको समझाया गया। आज सब नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि हम अब अपने देश के कानून के हिसाब से चलेंगे। वहां विकास भी हो रहा और जनता जो है एक देश इस नाते से बन गई है। मित्रों, ये देश से जुड़े हुए विषय है।
दुनिया के अंदर भारत का स्थान इतना बड़ा बना दिया कि ऊपर की 5 अर्थव्यवस्थाओं में जो कभी ढूंढे भारत का नाम मिलता नहीं था, आज पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम शामिल है। मित्रों, भारत का, और 5 ही नहीं, अगले 5 वर्ष के अंदर देश में तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे और 2047 तक मोदी जी ने डिक्लेयर किया है पहला स्थान विकसित भारत बनेगा और 2047 तक दुनिया के विश्व गुरु के रूप में कहलाएंगे। मित्रों, ये तो विदेश की और देश को एक करने की बातें, आम जनता के बारे में कितना उन्होंने सोचा, गरीब के बारे में कितना सोचा, महिलाओं के बारे में कितना सोचा, युवाओं के बारे में सोचा, किसानों के बारे में सोचा। उन्होंने कहा जातिवादी पॉलिटिक्स नहीं, मेरे लिए 4 जातियां हैं, या तो महिला है, या युवा है, या गरीब है, या किसान है। दिल्ली में मैं किसान की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए, गरीब महिलाएं जो छोटा छोटा काम करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनके सामान की बिक्री करके बाजार उपलब्ध कराया जाए, उनको लखपति दीदी का नाम दिया है। मालूम नहीं वो योजना चलती कि नहीं चलती है, नहीं चलती। यहाँ वो योजना क्योंकि आपकी प्रदेश सरकार चलाने के तैयार नहीं है। गरीब महिलाओं को काम करके लखपति दीदी बनाया जाए, बल्कि उन्होंने तो कहा ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे महिलाओं को। ड्रोन चलाना कठिन नहीं है। आज यहाँ के ब्याह शादियां होती हैं, जनसभाएं होती हैं, छोटे छोटे ड्रोन उड़ते हैं खेतों में, ड्रोन के माध्यम से वहाँ खाद की यानी छिड़काव और वहाँ दवाई का छिड़काव ड्रोन से होता है। इस ड्रोन का उपयोग करके महिलाएं लखपति हो सकती हैं। हमारे नौजवान स्किलिंग, हुनर सीख करके छोटे छोटे काम करके उनको ऋण दिलवाते हैं, मुद्रा का लोन 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए बिना ब्याज के मुद्रा लोन दिलवाते हैं। छोटे छोटे रेडी फड़ी वाले 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, ये जो स्वनिधि, इस नाते से स्कीम को चलाया गया कि आम रेडी फड़ी वाला भी लोन लेके अपना गुजारा कर सके और वो अपना पैसा कमा सके। मोदी जी की योजना हर आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करना, हर आदमी आत्मनिर्भर बने, स्टैंड अप पॉलिसी उनकी है। जबकि ये जो हमारे जो साथी विपक्ष के, ये लोगों को निकम्मा बेकार बना रहे हैं। क्या कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, हिसाब तो आता नहीं है। इन्होंने अपने यहाँ झूठ का पुलिंदा जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने कहा कि हम गरीब परिवारों को 1-1 लाख रुपया दे देंगे, उनके बैंक के खाते में जमा करा देंगे। हम बेरोजगार नौजवानों को 1-1 लाख दे देंगे। अरे कभी हिसाब लगाया क्या कि इस देश की जितनी जनता गरीबी की रेखा के अंदर है, अगर उनको, महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को 1 लाख रुपया देंगे तो जो देश का बजट है 48 लाख करोड़ रुपया सारा एक ही स्कीम में चला जाएगा। बाकी देश क्या करेगा बताओ तो सही, बाकी देश क्या करेगा? आखिर देश की फौजें, उनको पैसा कहां से आएगा? आज महिलाओं के, गरीबों के परिवारों की सेंट्रल योजनाएं वो कहां से आएंगी? आज आखिर हमारा रेलवे, हमारा डाक विभाग, ये कहां से आएगा? पैसा तो यहाँ भी खर्च होगा ना। तो सारी स्कीम एक स्कीम में केवल बहकाने के लिए झूठ का पुलिंदा इनके पास है। मित्रों, देश में इतना काम हो गया, कांग्रेस बौखलाहट में आ गई और बौखलाहट में आने के बाद इन्होंने झूठ का घोषणा पत्र अपना बना दिया, झूठ का पुलिंदा, अफवाहें फैलाने का काम ये सब करेंगे। अब करेंगे तो हमारा दायित्व क्या है? जनता को जागरूक करना, जनता को बताना और ये चीज समझाना कि आखिर ये पैसा जो बता रहे कहां से आएगा। और आखिर ये अब से पहले भी ये इस प्रकार के भाषण बोलते रहे हैं, बोलते क्यों हैं? उनको भी पता है ना 9 मन तेल होगा ना दाना तेल। बोल दो जो मत बोल, जो मन में आए बोल दो। हवाई किले बना दो, तो इस हवाई किले से जनता वो भ्रमित होने वाली नहीं है। बल्कि मैं तो हरियाणा के लोगों से पूछता हूँ कि बोलो, काम करके, मेहनत करके कमा के खाना ठीक या मुफ्त का खाना ठीक? बोलिए क्या जवाब है? कमा के खाओ। हमारे यहाँ तो जब लड़ते हैं ना दो आदमी आपस में बहस कर लेते हैं, बहस करते हैं तो गुस्से में आके कभी कभी एक आदमी बोलता है, अरे फालतू मत बोल, फालतू मत बोल, मैं अपना घर का खाता हूँ, तेरे बाप का दिया नहीं खाता हूँ। मतलब क्या कि वो अपना खाता है, उसके मन में एक स्वाभिमान है। तो इस स्वाभिमान को कभी जनता, गरीब जनता भी खत्म नहीं होने देगी। ठीक है, एक आध बार काठ की हंडिया चढ़ गई और काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती है। यहाँ आपकी सरकार, जो प्रदेश की सरकार है, उसके हाल तो आप जान ही गए हैं। कोर्ट ने भी कह दिया है
कि भाई भ्रष्टाचार की जननी जो है ये केजरीवाल खुद जननी है उसकी। मैं प्रदेश सरकार की बात इसलिए कह रहा हूँ, केंद्र सरकार की बहुत योजनाएं प्रदेशों को लागू करनी पड़ती हैं। जैसे मकान बनाने के बाद ये प्रदेशों को केंद्र से सहायता लेके करनी पड़ती है। गरीबों के लिए मकान, मकान के अंदर बिजली, उसके साथ पानी, उसके साथ इज्जत घर, उसके साथ गैस का सिलेंडर, और फिर गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा। अभी आयुष्मान भारत मुझे बताया गया कि दिल्ली में तो लागू ही नहीं हुआ। हमारे हरियाणा के अंदर 29 लाख परिवार ये गरीबी रेखा से जो नीचे, उसको हम ये लाभ दे रहे हैं। और अब तो हमने और कर दिया कि उसके बाद ज्यादा जिसकी इनकम है उससे थोड़ा सा राशि लेके उनको भी जोड़ दिया। और अब तो मोदी जी ने कहा कि 75 साल से ऊपर का जो भी वृद्ध है, जो हमारा बड़ा वरिष्ठ नागरिक है, उस वरिष्ठ नागरिक को मुफ्त में, कितनी इनकम हो, मुफ्त में आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाएगा। 75 साल से ऊपर का हर नागरिक उठाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। 70 साल, 70 साल है, ये 70 साल मुझे मनोज जी ने ठीक किया, 70 साल है। तो 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति का 5 लाख का बीमा, और बीपीएल के नीचे व्यक्ति का हर एक का बीमा, ये 5 लाख का। लेकिन इसके फॉर्म भरने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है। हम पार्टी के नाते उस काम को कर रहे हैं, रास्ता बनेगा, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इनको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि स्कीमों का लाभ मोदी जी उठा करके उसका लाभ ले जाए। ये डरने लग गए हैं, बौखलाहट पैदा हो गई है। इस बौखलाहट के कारण से उल्टे सीधे काम करेंगे। मित्रों, हम लोगों ने तो हरियाणा और दिल्ली, अगर मैं कहता हूं दिल्ली और हरियाणा को अलग करने वाला कोई नहीं है। हमारे बहुत संबंध है, चाहे वो पूर्वी दिल्ली को मैं छोड़ भी दूं, उत्तरी दिल्ली है, दक्षिण दिल्ली है, पश्चिम दिल्ली है, 3 तरफ से हरियाणा है। जब भी दिल्ली को पानी का संकट आया, हमेशा हरियाणा आपके सिर पर रहा है। हमेशा हरियाणा का पीने का पानी जितना चाहिए उतना लो। जमुना से हम साफ पानी देते हैं, मूल हेड से साफ पानी देते हैं, लेकिन जब दिल्ली में सप्लाई हो जाता है तो हैदरपुर वजीराबाद बांध के माध्यम से दिल्ली में सप्लाई होता है। नियम यह है कि जो बाद में वेस्ट वाटर है उसको साफ करके और वापस जमुना में डालना चाहिए। दिल्ली सरकार 1 पैसे का काम नहीं करती। ओखला में इतना गंदा पानी हमको मिलता है जो वापस मिलता है आगरा कैनाल के माध्यम से, तो उस पानी को खेत में भी यूज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का ये झमेला जो करते रहे हैं, बातें बहुत, करना कुछ नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, हम लोगों को दिल्ली सरकार जो है उसके बारे में सचेत रहना है। और अब केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने की जो बात आई है, मजबूत सरकार, और इसमें भी क्या प्रश्न खड़े करते हैं कांग्रेस के लोग। वो कहते हैं सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, तो 400 की बात क्यों करते हैं। अब इनको ये कुछ समझाने वाला नहीं है कि 400 वोट अगर जनता ने दी है सीट पे, तो जनता हमको देगी, आपको क्या तकलीफ है। और एक मजबूत सरकार बनेगी तो देश और दुनिया में इस भारतवर्ष की मजबूत सरकार की साख बनेगी, एक साख बनेगी। आज दुनिया में कोई संकट आता है बड़े से बड़ा, तो वहां के लोग फोन करते हैं मोदी जी को कि मोदी जी हम इस संकट में फंसे हैं, इसका इलाज बताओ, इसका इलाज बताओ। यूक्रेन और रूस की जब लड़ाई हुई थी ना, उस लड़ाई में मोदी जी ने फोन किया दोनों राष्ट्रपतियों को कि 24 घंटे के लिए युद्ध विराम कर दो। उन्होंने पूछा क्यों कर दे। इसलिए करना है कि हमारे 22,000 विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हैं, हमको सबसे पहले अपने विद्यार्थियों को निकालने दो, उसके बाद लड़ना बेशक लड़ लो, और नहीं रोकोगे फिर हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे। उसके कारण से युद्ध विराम हुआ, हमने अपने 22,000 लोग निकाले और हमारे साथ साथ दुनिया के और जो बच्चे फंसे हुए थे वो निकाल के ले गए। आज दुनिया में मोदी जी का स्थान बना है। आज मोदी जी जहां जाते हैं मोदी मोदी मोदी। अब मोदी मोदी नारे क्यों लगते हैं? वो इसलिए लगते हैं कि मोदी जी की विशेषताएं हैं। ऐसा नेता दुनिया ने कभी देखा नहीं है। उनके मन में जो आता है, अच्छी बात मन में आई तुरंत लागू करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो अच्छी बात करूंगा तो लोग मेरे खिलाफ होंगे, हो जाएंगे, 10 बार हो जाएंगे, अच्छी बात करेंगे। हमारे में से बहुत व्यापारी भाई यहाँ बैठे होंगे, कौन कौन है जो दुकानदार है, व्यापारी, हाथ खड़े हो। 2017 में
जब जीएसटी लागू किया था, हमने व्यापारी भाइयों ने उस समय विरोध किया था ना, सूरत तक में हड़तालें हो गई थी ना, लेकिन आज वही जीएसटी, सब व्यापारी कहते हैं इतनी सुंदर व्यवस्था कभी उन्होंने सोची नहीं थी। इन व्यापारियों को दो दो खाते बनाने पड़ते थे, एक दुकान पर रखते थे, एक घर में जाके बनाते थे। हमेशा डर लगता था कभी कोई इंस्पेक्टर ना आ जाए, कभी इनकम टैक्स वाला ना आ जाए। और एक बही खाता रखते हैं, सब काम बैंक से होता है, सब निश्चिंत होकर सोते हैं। और टैक्स भी सारे देश का टैक्स 2 लाख करोड़ रुपया पिछले महीने में इकट्ठा हुआ, एक महीने में 2 लाख करोड़ रुपया, जो सर्वाधिक था। किसी को महसूस नहीं हुआ, बिना महसूस के इतने पैसे आते हैं तो सब प्रदेशों को भी जाते हैं, केंद्र सरकार के अपने काम भी होते हैं। तो जिस प्रकार से काम करने की पद्धति बनाते हैं वैसी बन जाती है। मित्रों, हरियाणा में हमने बहुत ऐसे सरल काम कर दिए हैं, लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलती हैं। क्योंकि मुझे हरियाणा में मौका मिला जनता की सेवा करने का 9.5 साल मुख्यमंत्री के नाते। अभी 1.5 महीना पहले ही हमने अपने हाथ से अपने एक साथी को कहा दिया, मुख्यमंत्री तुम बन जाओ, हमको दिल्ली मोदी जी ने बुलाया, हम वहां चले जाते हैं अपने हाथ से। वरना कांग्रेस की अगर हालत हो तो कांग्रेस क्या करेगी? पहली बात तो कुर्सी के ऊपर बैठ जाए, चाहे आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो। आम आदमी को देख ही रहे हैं, कुर्सी पर बैठ जाए तो नीचे जैसे फेविकोल लग जाता ना, फेविकोल से कुर्सी को चिपका लेते हैं। कहेंगे मैं तो छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी नहीं छोड़ती है। धक्के मार के कोई निकाल भी दे तो उसको पकड़ने के लिए 10-20 लोग खड़े हो जाते हैं कि कुर्सी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कुर्सी उठा लेंगे, एक टांग इधर से एक टांग उधर से, चारों टांग पर तोड़ देंगे, कुर्सी किसी को देंगे नहीं मित्रों, देंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है, त्याग और समर्पण की पार्टी। जब भी कोई योजना बनी तुरंत त्याग करके हम आगे बढ़ जाते हैं। मित्रों, इस नाते से बहुत विशेषताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, और हमारे सभी जितने भी सांसद प्रत्याशी खड़े हैं सब एक से बहुत अच्छे व्यवहार के, अच्छे चरित्र के। वरना इनके यहाँ जो प्रत्याशी हैं सबके सब अपराधी, सब कोई ना कोई अपराध किए हुए बैठे हैं, हर किसी के ऊपर तलवार लटकी हुई जेल जाने की। कुछ तो बैठेगी। हमारे यहाँ एक भगोड़ा जो करनाल से खड़ा कर दिया, वो पीओ है। पीओ को क्या भगोड़ा ही कहते हैं। तो जेल नहीं गया, यानी हाजिरी नहीं लगाई उसने कोर्ट में, भगोड़ा घोषित कर दिया। अब जाके जमानत करा के लाया। एक प्रत्याशी जिसका जो बेटा है वो फ्रॉड क्राइम के अंदर फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में तारीखें लग रही हैं, और नाम बेटे का है, खुद अपराधी, खुद भी सांसद भी है, यानी जो प्रत्याशी वो भी है। ऐसे अपराध वृत्ति के लोग, इनके अब पैसे निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। मित्रों, ये सारी चीज देश जनता देख रही है। मेरा तो आपसे निवेदन है, आज आपको मैं अपील करने आया हूँ, ये मान करके कि ये जो हिस्सा है इसमें हरियाणा भी अपना कुछ रोल करता है। हरियाणा का प्रभाव यहाँ पड़ता है, यहाँ का प्रभाव हरियाणा पर पड़ता है। आप मनोज तिवारी जी को पूरे यानी इतना भर करके इनके मशीनों पर वोट डालें कि 4 जून को मशीनें भी घबरा जाए, कमल 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 कमल। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे मनोज भैया और मैं स्वयं पार्लियामेंट में जाके आपकी सब समस्याओं का हल कराएंगे, आपके आवाज उठाएंगे और यहाँ के लोग हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी एक एक बात बहुत ही दिल में बसाने वाली है। और मैं आपको, हमारा 25 को चुनाव है, लेकिन हम भी एक दिन करनाल होके आएंगे, चाहे जितना भी समय लगे, ठीक है ना? हम भी चलते हैं भैया, आपने बहुत कुछ दिया है हमें। और हमारे दीपक त्यागी जी यहाँ के संयोजक हैं इस विधानसभा। हुए मोबाइल फोन से एक एक विजुअल कैच करते हुए, एक एक लम्हा को अपने लिए सजोते हुए, ये जब